सिंह मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान सेकंड ईयर के द्वितीय पार्ट में कांग्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका से संबंधित कुछ विवेचन करेंगे, जिसमें उदारवादी और उग्रवादी युग है उसके बारे में विस्तृत व्याख्यान इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वस्तुतः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1885 से 1905 का युग उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। चूँकि कांग्रेस अपने प्रारंभिक स्थापना के उद्देश्यों में ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी, इसलिए 1905 तक कांग्रेस के जो नेतृत्व है वह उदारवादी की श्रेणी में आता है। चूँकि वो अपने साधनों की दृष्टि से उग्र साधन यूज नहीं लेते थे, बल्कि अनुनय, विनय, प्रार्थना, ज्ञापन आदि अंग्रेज सरकार को देकर भारतीय जनमानस से अवगत कराते और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते और भारतीय जनता में जन जागृति का काम ही मूल रूप से करते थे। मूलतः उसको सामाजिक संगठन ही यह प्रारंभ में था। हुम ने भी ये कहा था कि यह एक सामाजिक संगठन है ताकि भारत का कल्याण हो, साथ ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बचा रहे। हुम का दृष्टिकोण यद्यपि कांग्रेस की स्थापना में सेफ्टी वॉल्व का था, सुरक्षा नाल का था, जिससे अंग्रेज सरकार के प्रति बढ़ते विरोध को एक सुरक्षा नली में होकर निकाला जा सके, उसके लिए कोई संगठन की आवाज़ चाहिए थी, जो उनके विचार में कांग्रेस ही सही थी। कांग्रेस के सबसे पहला सत्र 1885 में हुआ, जिसमें WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे, और बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, 1887 में मद्रास में बरदुद्दीन तैयब जी, 1888 में इलाहाबाद सम्मेलन में जॉर्ज यून, 1889 में मुंबई में विलियम वेंडनबर्ग, 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता और 1891 में नागपुर में P आनंद चार्लू आदि अध्यक्ष रहे। इसी श्रृंखला में 1896 में कलकत्ता में रहमत सयानी, 1904 में बम्बई अधिवेशन में हेनरी कॉटन, 1905 में काशी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्ष रहे। शुरू में कांग्रेस नेताओं ने उदारवादी विचारधारा अपनाई। उनके 3 मुख्य सिद्धांत थे कि ये लोग ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशंसक थे, उसे भगवान का वरदान मानते थे। ये लोग अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृति, भाषा, अंग्रेजी शासन प्रणाली की प्रशंसा करते थे। सरदार दयाल सिंह मजीठिया ब्रिटिश शासन को भारत के लिए कीर्ति कलश समझते थे। इसी प्रकार एनी बेसेंट इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरव अनुभव करते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो अंग्रेज़ों के प्रति अपने विश्वास को इन शब्दों में प्रकट किया है कि अंग्रेज़ों के न्याय, बुद्धि और दया भावना में हमारी दृढ़ आस्था है। संसार की महानतम प्रतिनिधि सभा, संसदों की जननी ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रति हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है। अंग्रेज़ों ने सर्वत्र प्रतिनिधि आदर्श पर ही शासन की रचना की है। रहीमतुल्लाह शाही का भी मानना था कि अंग्रेज़ों से बढ़कर सच्चरित्र सच्चाती संसार में नहीं है।
दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण रूपेण राजभक्त होने का भाव व्यक्त किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी अंग्रेजों के प्रति अपने कृतज्ञता को इन शब्दों में प्रकट किया कि ब्रिटेन ने हमें व्यवस्था प्रदान की है, रेलें दी हैं और सबसे महत्वपूर्ण पाश्चात्य शिक्षा रूपी अतुलनीय वरदान दिया है। 1905 तक के युग को कांग्रेस या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख नेता ए.ओ. हुम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि। गोखले इनमें सबसे प्रमुख उदारवादी है। दूसरा, ये लोग सुधारों के पक्ष में जैसे सैनिक खर्चों में कटौती, कर भार कम करना, लोक सेवाओं में भारतीयों का प्रवेश यानी भारतीयकरण, विधान परिषदों का विस्तार, भारत में चुनाव प्रणाली का सूत्रपात, देश में तकनीकी और चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता आदि पर ज़्यादा बल देते हैं, जिससे भारतीयों की जीवन स्थिति और जीवन स्तर में सुधार आए और उन्हें परेशानियों का सामना कम से कम करना पड़े। तीसरा, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये लोग शांतिपूर्ण साधनों में विश्वास करते थे, जैसे सत्र करना, उसमें प्रस्ताव पारित करना, ब्रिटिश अधिकारियों को पत्र लिखना, उनसे मुलाकात करना इत्यादि। लेकिन 1896 में हुम के चले जाने के बाद कांग्रेस में युवा वर्ग के लोग आने लगे। लाला लाजपत राय पंजाब से, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, ये उग्रवादी कहलाए। इस प्रकार कांग्रेस के जो उद्देश्य थे या उनके शुरुआती नेताओं के जो विचार थे वो उदारवाद साधनों की दृष्टि से और अपने उद्देश्यों की दृष्टि से उदारवादी श्रेणी में इनको गिना जाता है। लेकिन साथ ही साथ उदारवादी नेता ये जानते थे कि अंग्रेज शासन इतना सुदृढ़ और मजबूत है कि उसे क्रांतिकारी साधनों से बदला नहीं जा सकता। इसलिए वो जन आंदोलन की राजनीति से दूर रहे। वे लोगों को केवल सजग और सचेत और जागरूक करते रहे, जिससे अंग्रेजी शासन को भारत से हटाने के लिए वो एक पक्की नींव तैयार कर सके। कांग्रेस की मांगों से हम ये विचार सामने देखते हैं कि तत्कालीन उदारपंथी कांग्रेसी नेता शासन और प्रशासन में कुछ सीमा तक भागीदारी चाहते थे। वे क्षेत्र जहां जीवन बहुत कठिन हो रहा हो कुछ रियायतें चाहते थे। कृषि क्षेत्र की मांगे भी स्थितियों को कुछ बेहतर करने से संबंधित ही थी। कहीं पर भी अधिकार या स्वामित्व का एहसास कराने की बात नहीं थी। स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की परिकल्पना उसमें नहीं थी। न ही किसी प्रकार अंग्रेजों को देश से बाहर करने की कामना थी। अतः उग्रवादियों ने उदारवादियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति या भिखारियों की संज्ञा दी, जो उचित प्रतीत नहीं होता, लेकिन एक आलोचना के रूप में उग्रवादी विचारधारा उनके सामने उभर कर सामने आई, जिसने कांग्रेस का चरित्र को ही बदल दिया। उग्रवादियों की आलोचना से हम ये नहीं कह सकते कि उदारवादियों का कोई योगदान नहीं था।
उदारवादी विचारधारा ने स्वतंत्रता आंदोलन की वह नींव तैयार की जिससे कि आगे का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा सका और स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस एक प्रमुख संगठन के रूप में उभरी। इसलिए 1885 से 1905 का जो समय है वो उदारवाद के युग के नाम से हम जानते हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसका अप्रथम योगदान है। लेकिन 1905 से और गांधी जी के उदय तक कांग्रेस में जो उग्रवादी विचारधारा थी उसका उदय होता है। वो हुम के चले जाने से ही कांग्रेस के चरित्र में वो बदलाव आने लगता है। 1896 में युवा वर्ग और समाज के मध्यम वर्ग के लोग कांग्रेस में आ गए। लाल बाल का नेतृत्व आया और उनके साथ ही कुछ और लोग जैसे अश्वनी कुमार गुप्ता, शिशिर कुमार घोष, अरविंद घोष आदि। इन लोगों के विचार उदारवादियों से पूर्ण रूप से भिन्न थे। इनके 3 सिद्धांत प्रमुख थे: प्राचीन भारतीय संस्कृति का गुणगान करना, सुधारों की नीति की आलोचना करना और उनकी जगह स्वराज्य, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन। और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उग्रवादी साधनों का प्रयोग करना, मेले लगाना, उत्सव मनाना, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना, जुलूस निकालना, लोगों को लाठी तलवार का तथा हिंसात्मक साधनों को पसंद करना प्रमुख था। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी मेला, गणेश उत्सव शुरू किया। पश्चिम बंगाल में विपिन चंद्र पाल ने काली पूजा, दुर्गा पूजा उत्सव मनाए। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज आंदोलन पंजाब में तेज किया। उग्रवाद के आने के कारण कुछ इस प्रकार हैं। उग्रवादी लोग उदारवादियों की धीमी प्रगति से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए अश्वनी कुमार गुप्ता ने कांग्रेस को 2-3 दिन का तमाशा कह दिया। वायसराय कर्जन ने अत्यंत क्रूर प्रशासन स्थापित किया। उसने भारतीय विश्वविद्यालय कानून बनाकर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त कर दी। उसने कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सरकारीकरण कर दिया और यहाँ तक कहा कि पेशावर से कलकत्ता तक चिड़िया पूंछ तक नहीं हिला सकती मेरी अनुमति के बिना। इसी क्रम में बंगाल का विभाजन, इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन स्वतंत्रता आंदोलन में आता है जो उग्रवाद की पृष्ठभूमि बनता है। कर्जन का सबसे बड़ा काम 1905 में बंगाल का विभाजन, जिसमें बंगाल के लोगों को इतना रुष्ट कर दिया कि मानो गंगा के पानी में आग लगा दी। पूर्वी बंगाल को नया प्रांत बना दिया। सरकार की दलील थी कि प्रशासन की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन वास्तविक कारण राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत हो गया और उन्हें यह समझाया गया कि वे हिंदुओं के आंदोलन से दूर रहें। उग्रवाद के आने के कारणों में स्वामी विवेकानंद का संदेश कि 1897 के बाद उन्होंने फायर स्टेटमेंट दिए। उन्होंने लोगों से कहा, इस्पात की भुजाएं बनाओ, साहसी बनो, विदेशियों की नकल करना छोड़ दो और अपनी आत्मा की शक्ति से सारी दुनिया को जीत लो। उग्रवादियों के योगदान की तरफ हम देखें तो इसका विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें उग्रवादी और उदारवादी दोनों का योगदान और दोनों की कार्य पद्धति और उद्देश्यों के अंतर का हम विश्लेषण करेंगे।